हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आपके चैनल द इंस्टीट्यूट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लूसेंट से फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11 लेकर आया हूं। 10 लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या है, आज पहली हेडिंग क्या है देखते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला क्या है, गलनांक पर प्रभाव देख लेते हैं क्या है। गलनांक पर प्रभाव क्या है, पहले देखिए पॉइंट क्या दिया है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। देखिए मोम को अगर आप गर्म करोगे तो पिघलेगा, और पिघलेगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। उसी प्रकार घी में क्या है, घी जैसे आप जैसे सर्दियों में घी क्या होता है, जम जाता है, और उसको हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है, पिघल जाता है, जिससे क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। इसी प्रकार क्या होगा, यदि इन पर हम दाब बढ़ाएंगे तो इनका गलनांक, जो गलना होता है ना, गलनांक, वो भी बढ़ जाएगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। आप इससे कह सकते हो कि जो है आयतन और ये गलनांक दोनों प्रोपोर्शनल है। देखो आयतन यहाँ देखिए बढ़ रहा है तो गलनांक भी बढ़ रहा है, यहाँ देखिए आयतन घटा तो गलनांक भी कम हो गया। ठीक है, तो क्या बोलें, गर्म करने पर जिन पदार्थों का, जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ कटोरे में आप भरे हुए हो और उसको गर्म करते हो तो क्या होता है, उसका आयतन देखते हो, जब पानी बनती है तो थोड़ा आयतन कम हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ़ का गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन गर्म करने पर उस बर्फ़ का आयतन क्या होता है, वो भी घट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वथनांक पर प्रभाव देखिए क्या है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक जो है आपका दाब बढ़ाने पर सदैव बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। छठा क्या है, प्लवन। उत्प्लवन में पहले देखिए, उत्प्लावक बल, बियॉन्ड फोर्स। उत्प्लावक बल क्या होता है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह कौन, द्रव वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। उत्क्षेप बल या उत्प्लावक बल एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। यह बल कहाँ कार्य करता है, वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र, सेंटर ऑफ बियॉन्से कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था, आर्किमिडीज ने। दोबारा देखिए इसको, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र, बियॉन्से, सेंटर ऑफ बियॉन्से कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था। आप देखते हैं, यदि जल है, जल पर अगर हम कोई थाली या कोई बर्तन रखते हैं तो देखते होंगे ना, जल जो है आपको थाली की पेंदी पर ऊपर की ओर बल लगाता है ना, तो वही उत्प्लावक बल है। कह रहे हैं ना, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है ना। जब आप किसी, देखिए बाल्टी में ही रख लीजिए और आप कोई ऐसे प्लेट है या ग्लास है, उसको सीधा ऐसे डालिए तो देखते होंगे जो जल है आपका ऊपर की ओर बल लगाता है उस बर्तन पर। तो यही क्या है, उत्प्लावक बल है। फिर से एक बार देख लीजिए, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं।
यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। उत्प्लावक बल कहाँ काम करता है? वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या पॉइंट है। उत्प्लावक बल द्रव में डूबे पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल जो है किस पर डिपेंड करता है? द्रव में डूबे पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल द्रव में डूबे पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है, पिंड जो होता है जब पूर्णतः द्रव में डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। बता रहे हैं ना, पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। पहला पॉइंट क्या था? उत्प्लावक बल द्रव में डूबे पिंड, पहला पॉइंट ये देखिए क्या था? उत्प्लावक बल द्रव में डूबे पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है? पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं क्या है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तुओं की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावक बल का जो मान है आपका ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर डिपेंड नहीं करता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए इसको। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। तो उसके भार में क्या होता है? कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये बता रहे हैं आर्किमिडीज साहब कि जब कोई वस्तु है किसी द्रव में डुबोई जाती है, आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कुछ हल्की हो गई है, और भार में यह आभासी जो कमी है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। चलिए प्लवन के नियम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला नियम? संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करती है। बता रहे हैं संतुलित अवस्था में अगर कोई वस्तु जो है तैरती है तो वह अपने भार के बराबर द्रव को हटा देती है। विस्थापित मतलब हटाती है, रिमूव करती है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। क्या? जो ठोस वस्तु है उसका गुरुत्व केंद्र, ठीक है, और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा कैसी होती है? लंबवत होती है, ऐसी ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर हो गई, क्षैतिज ये होता है, क्षैतिज, ठीक है। वही बता रहे हैं ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। अगर यहाँ कहीं काम कर रहा है किसका? वस्तु का गुरुत्व केंद्र, तो यहीं इसी रेखा में ही किसका? द्रव का गुरुत्व केंद्र भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। घनत्व क्या है? घनत्व, डेंसिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर की पावर -3 होता है, या कह सकते हो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? यहाँ देखिए, यहाँ सूत्र क्या लिखा? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और आपका आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, ये तो होता है। तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? केजी इंटू मीटर की पावर -3 हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स? भाई मीटर यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, जब ऊपर पावर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एक बार दोबारा इसको क्या है, घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी कह सकते हो या किलोग्राम मीटर की पावर -3। चलिए आगे देखते हैं आपेक्षिक घनत्व क्या है। रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, देखते हैं क्या है। आपेक्षिक घनत्व का सूत्र देखिए, आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या है, वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आपको पता होगा अधिकतम घनत्व कब होता है पानी का, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, हाँ पॉइंट्स देखिए क्या दिया है। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, एक रेशियो है। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपको पता है, देखिए यहाँ पे मात्रक कैसे, वस्तु का घनत्व का भी मात्रक वही होता है किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, और यहाँ पानी घनत्व है उसका भी किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब होगा, दोनों कट जाएंगे तो मात्रक रहेगा ही नहीं बिल्कुल कोई। तो आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब जैसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए आपेक्षिक घनत्व का क्या कौन सा मात्रक है, तो कहीं आप घनत्व का मात्रक न लगा देना, इसका मतलब है आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे क्या पॉइंट है, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। किससे, हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से किसको मापते हैं, तो आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। किसको मापते हैं, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। मतलब सामान्य जल की अपेक्षा जो है समुद्री जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, डेंसिटी अधिक होती है समुद्री जल की, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। पूछा जाता है प्रश्न कि सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्यों आसान होता है, तो क्यों आसान होता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग, उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, किसी बर्तन में पानी भरा है, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर क्या हो रहा है, बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहते हैं अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जब किसी बर्तन में पानी भरा है, उस पर बर्फ तैर रही है और जब बर्फ पिघल जाएगी तो उसका जो पानी का आयतन बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ आप क्या कहोगे, अपरिवर्तित रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो किसी बर्तन में पानी भरा है, एक बार दोबारा देख लेता हूँ, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नमक के घोल घनत्व किससे अधिक होता है, अंडे के घनत्व से अधिक होता है नमक के घोल का घनत्व, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। चलिए अगला पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु है, देखते हैं, दूध की शुद्धता दुग्ध मापी या लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अक्सर आपसे इंग्लिश में बहुत पूछ लेता है कि लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दूध की शुद्धता मापते हैं। किसकी शुद्धता, दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से, या हिंदी में क्या कहते हैं, दुग्ध मापी से। दुग्ध मापी या लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापते हैं, तो दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, मित केंद्र क्या होता है, मेटा सेंटर क्या होता है, देखते हैं।
तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे क्या कहते हैं? मित केंद्र कहते हैं। मित केंद्र क्या है? चलिए एक बार दोबारा देख लो। मित केंद्र क्या है? तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा, जो उत्प्लावन केंद्र से जाती है ऊर्ध्व रेखा, जाने वाली ऊर्ध्व रेखा है जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। कह रहे हैं जो उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा है आपकी, जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे क्या कहते हैं? मित केंद्र कहते हैं। मित केंद्र को देख लीजिए फिर से। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तैरने वाली वस्तुओं के स्थायी संतुलन की शर्तें। पहली शर्त क्या है? मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मित केंद्र जो आपका है गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। चलिए अगला बिंदु देखते हैं क्या है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र, हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, उत्प्लावन केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। बोल रहे हैं जो वस्तु का गुरुत्व केंद्र है और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र है, उत्प्लावन केंद्र, हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, उत्प्लावन केंद्र दोनों जो हैं क्या होने चाहिए? एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। एक बार दोबारा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं क्या दिया है पूरा अच्छे से। पहला क्या पॉइंट था, यहाँ देखते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या है? पहला पॉइंट क्या है? गलनांक पर प्रभाव। पहला पॉइंट क्या है? गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वथनांक पर प्रभाव। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक जो आपका है दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अगला पॉइंट क्या है? प्लवन देखते हैं। प्लवन में क्या? उत्प्लावक बल। बियॉन्ड फोर्स, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए पॉइंट्स दिए हैं। उत्प्लावक बल द्रव में डूबे पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। आगे देखते हैं। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या दिया है? आर्किमिडीज सिद्धांत है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। प्लवन का नियम क्या दिया है? संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र, नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस का गुरुत्व केंद्र, हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। आगे देखते हैं। घनत्व क्या है? घनत्व बराबर सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है सूत्र। चलिए आगे देखते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक क्या दिया है? किलोग्राम मीटर की पावर -3 या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा, ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? आपेक्षिक घनत्व बराबर सूत्र क्या है आपका? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस
पर पानी का घनत्व अपॉन, ठीक है, अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आगे देखते हैं, आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, पॉइंट क्या है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए इसमें तैरना आसान होता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। आगे क्या दिया है, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। आगे क्या दिया, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, दूध की शुद्धता दुग्धमापी लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आगे देखो क्या दिया है, मित केंद्र क्या होता है, मेटा सेंटर। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तैरने वाली वस्तुओं के स्थायी संतुलन की शर्तें। मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। मित केंद्र कहाँ होना चाहिए, गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र था हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, उत्प्लावन केंद्र, दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, फिर मिलते हैं।